हेलो एवरीवन। चलिए, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये स्टडी यूनिट नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है ना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे सारे के सारे। चलिए, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिले तो उस केस में आपका कॉस्ट बेसिस क्या होगा। देखो, आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट बेसिस पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स पेयर को क्या मिल रही है, इनहेरिटेंस में मिल रही है, तो उसका बेसिस क्या माना जाएगा, बेसिस माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू को। किसको मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले, जिस दिन डेथ हुई है, किसकी, डिसेंडेंट की डेथ हुई है, मतलब जिस पर्सन ने इनहेरिटेड की है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जो डिसेंडेंट पर्सन होता है उसका भी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कौन ये कर रहा है, एग्जीक्यूटर, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो अगर एग्जीक्यूटर क्या इलेक्ट करता है, इफ एग्जीक्यूटर इलेक्ट द अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट वो चूज करता है क्या। अगर वो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट चूज कर रहा है तो उस केस में हमें फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेना है, डेथ वाली नहीं लेना है। फिर हमें लेना है द बेसिस ऑफ द असेट्स इज द फेयर मार्केट वैल्यू 6 मंथ आफ्टर द डिसेंडेंट डेथ। तो डेथ के 6 मंथ के बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर इस 6 महीने के पहले ही असेट्स सेल हो जाए फिर उस केस में क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे इफ द सेल if the assets are sold or the distributed within the first 6 months after death, the basis equal the fair market value of the sale or distribution date। तो हम उस दिन जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो हम उस फेयर मार्केट वैल्यू के बेस को हम क्या मान लेंगे, बेसिस मान लेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूला बनाना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन सेल्स आर आफ्टर 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। तो जो पीरियड पहले होगा, है ना, वैसे हमें कब की लेना है, 6 मंथ के बाद की लेना है फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन उसके पहले ही सेल्स कर दे तो जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन देख लो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे बेसिस के लिए। फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस रूल्स आल्सो अप्लाइज टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब कि ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला जो रूल है ये और कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, वन हाफ ऑफ द कम्युनिटी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि देखो कि अगर आपने कॉमन प्रॉपर्टी परचेज करी है, सपोज दैट आप और आपका एक फ्रेंड है, आपने क्या करा हुआ, एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, यानी कि आपका कॉमन इंटरेस्ट है ना। तो वन हाफ ऑफ द कम्युनिटी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है तो वहां पर भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। वहां किस केस में होता है, तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फॉर्म ऑफ द ऑनरशिप, that is the right of survivorship except if the consideration was paid to acquire the property from a known spouse। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो दो पर्सन है ना, दो पर्सन है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी परचेज करी है, उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, सर्वाइविंग पर्सन को मिल जाएगी। तो इसे बोला जाता है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। तो इस केस में कॉस्ट का बेसिस कैसे निकालेंगे, हम एक एग्जांपल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक एग्जांपल हम पॉइंट नंबर 1 पे भी लेने वाले हैं। इफ नो फेडरल स्टेट टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल, अगर फेडरल स्टेट टैक्स अगर फाइल करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान देना इस पॉइंट को। अगर इफ नो फेडरल स्टेट टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल वैल्यू एज अप्रेज्ड फॉर द स्टेट इनहेरिटेंस टैक्स पर्पज इज यूज्ड, तो हम फेयर मार्केट के लिए, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम फेयर मार्केट वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं स्टेट इनहेरिटेंस टैक्स की वैल्यू। मतलब अगर हमें फेडरल स्टेट टैक्स नहीं मिल पा रहा है, फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो हम स्टेट, क्योंकि दो सिस्टम चलते हैं अगर यूएस में आप देखोगे तो एक तो फेडरल सिस्टम और एक स्टेट टैक्सेशन। तो अगर फेडरल स्टेट टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है तो स्टेट इनहेरिटेंस टैक्स की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनना हो तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में देखो आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वाला, ये एक्सेप्शन, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे राइट ऑफ सर्वाइवरशिप पर पूछा जाता है। चलिए इसके एग्जांपल करते हैं। द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम
अ डिसेंडेंट मे बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे सामने, मतलब बेसिस बेसिस क्या कंसिडर करेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में, द डिसेंडेंट्स बेसिस प्लस डिसेंडेंट का बेसिस प्लस एनी इनहेरिटेंस टैक्स पेड ऑन द इंक्रीज्ड वैल्यू। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो हमने गिफ्ट टैक्स में देखा था, मतलब जब गिफ्ट में मिल रही थी तो वहां पर क्या आ रहा था, डोनर का बेसिस, और कोई अगर गिफ्ट टैक्स पेड कर रहा है तो जो भी एप्रिसिएशन हो रहा था, एप्रिसिएशन के लिए जो भी टैक्स पे कर रहा था उसको इंक्लूड कर रहे थे। यानी कि ये पॉइंट तो हमारा नहीं है। करेक्ट आंसर है क्या? नहीं। द फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ डेथ, हाँ ये करेक्ट आंसर हो सकता है ना, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू एट एन अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट, नहीं इसने क्लियरिटी के साथ नहीं बोला है, मतलब इसको हम इग्नोर कर देते हैं। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ द डेथ आर फेयर मार्केट वैल्यू एट द अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट। हाँ तो यहां पर ये करेक्ट आंसर लग रहा है। क्यों? देखो बी वाला क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही ऑप्शन दिया है, कंक्लूडिव ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि नहीं फेयर मार्केट वैल्यू हम डेट के दिन ही लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट होती है तो फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट डेट की ली जाती है, आफ्टर 6 मंथ की ली जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? डी आंसर होगा। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? मिस्टर मोरे इनहेरिटेड 2000 शेयर ऑफ अ corporation zero stock from his father who died on the March 4, 2021, है ना, मतलब कि फादर से सन को क्या मिल रहे हैं? शेयर्स मिल रहे हैं, एक तरीके से इनहेरिटेंस में 2000 शेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। हिज फादर पेड $10 पर शेयर फॉर द स्टॉक ऑन September 4, 1993। इससे कोई मतलब होता है क्या इनहेरिटेंस में? नहीं, हम तो दो मतलब जो फादर का बेस लेंगे ही नहीं, उसने उन्होंने कितनी कॉस्ट पे करी उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, किस दिन की? फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ डेथ और फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर 6 मंथ ऑफ डेट इफ अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट ऑप्शन एक्सरसाइज। तो यहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज $50 पर शेयर। एक तो ये हमारे लिए रिलेवेंट फिगर है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, है ना। एक तो हम ये वाली लेते हैं, on September 4, 2021, the fair market value of the stock $60. Mr. More sold the stock for the 75 per share on July 3, 2021. The state qualified for and the executor elected, executor ने क्या करा? elect किया है alternative valuation date. An state return was filed. What was the More's basis in the stock on the date of the sales? तो यहां पर हमें क्या देखना है कि क्या बेसिस होगा यहाँ पर इस केस में। अब देखो हमारे सामने एक एक करके देखते हैं हम। जनरल पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट ये हाईलाइट कर रखा हम, $50 पर क्या कर लेते हैं? कॉस्ट बेसिस मान लेते हैं मोरे का, है ना। मतलब $50 मल्टीप्लाइड बाय 2000 शेयर्स, तो कितना हो जाता? $1,00,000 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट ऑप्ट किया जा रहा है। तो अल्टरनेटिव वैल्यूएशन डेट के केस में हम क्या करते हैं? आफ्टर 6 मंथ जो रेट है वो, लेकिन अगर 6 मंथ से पहले ही अगर सेल्स हो जाए तो फिर हम जिस दिन सेल हुई ना उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या इस केस में सेल कब हो रही है वो देखते हैं, पीरियड देखना पड़ेगा, 6 मंथ वाला क्राइटेरिया। चलो 4 मार्च को क्या हो रही है? डेथ हो रही है, ठीक। तो यहां से 6 मंथ देख लो आप। अब फेयर मार्केट वैल्यू कब की दे रखी है यहाँ पर? ऑन September 4, 2021, मतलब आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर क्या दे रखी है? फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। मार्च के बाद अगर आप प्लस करोगे 6 मंथ तो कितना आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। तो 4 सितंबर 2021 को क्या रेट, क्या फेयर मार्केट वैल्यू है? $60। चलो हम क्या कंसिडर करेंगे? ये कर लेंगे क्या? हाँ कर सकते हैं, अगर ये सेल नहीं करता, लेकिन इसने सेल भी कर दी, तो क्या विद इन 6 मंथ सेल किया क्या? अब हमें ये देखना होगा। मिस्टर मोरे सोल्ड द स्टॉक फॉर $75 पर शेयर ऑन 3 जुलाई 2021। यस, इस देखो 4 सितंबर से पहले क्या हो गया? शेयर से सेल हो गया है। तो हम फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे इस केस में? कमेंट बॉक्स में जरा बताना मुझे। चलिए पार्टिसिपेट करिए कि कौन सी यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हम। तीन फेयर मार्केट वैल्यू आपके सामने, 50, 60 और 75। तो कौन सी हमें यहां पर कंसिडर्ड करना है? तीन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं तीनों को।
50, 60, 75। चलिए क्विक आंसर दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं टाइम दे देता हूँ क्वेश्चन रीड करने का। आप एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लो, समझो, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रीड कर लिया क्वेश्चन? 3 रेट है आपके सामने। 2000 शेयर्स हैं, किसमें मल्टीप्लाई करोगे? जो भी आप फेयर मार्केट वैल्यू यूज करोगे यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो? 2000 से करने वाले हो, है ना? तो मैं आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर यूज करने वाले हैं। $50 डेथ के दिन की वैल्यू है ये। आफ्टर 6 मंथ वैल्यू कितनी है? $60। और सेल जिस दिन कर रहे हैं उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? $75, है ना? क्योंकि सेल जिस पे कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है। तो कौन सी यूज करोगे इस केस में? इस केस में आप यूज करोगे $75, है ना? $75 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो आपका हो जाएगा 1,50,000। बहुत छोटा सा प्रोविजन है, यहीं से तो क्वेश्चन निकल के आते हैं। चलिए फिर आपके लिए एक और बाउंसर। मिस्टर एप्पल एंड मिस मेलन परचेज्ड अ स्मॉल अपार्टमेंट हाउस at the beginning of the 2014 for $4 lakh, which they held for the investment. Each furnished one half of the purchase price and each had a half interest in the income from the property. They held the apartment in the joint tenancy with the right of survivorship. देखो ये क्वेश्चन जो है वो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप वाला है। इनका इंटरेस्ट कितना है? 1/2 इनका इंटरेस्ट है। तो ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईच फर्निश्ड वन हाफ ऑफ द परचेज प्राइस, दोनों ने परचेज प्राइस कैसे दिए? 50-50% का इन्वेस्टमेंट किया है ना? मिस्टर एप्पल और मिस्टर मेलन ने 50-50% कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि 4 लाख का यहाँ पर क्या है? बिल्डिंग है। तो 2 लाख किसने दिए? एप्पल ने, और 2 लाख मेलन ने दिए। चलो, they held apartment in the joint tenancy with the right of survivorship. That is the tenancy in which the interest of the first tenant to die passes to the survivor on the date of the first tenant to die. ठीक, they depreciated the apartment house at the rate of the $10,000 per year on December. डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है हाउस पे? $10,000 का पर एनम डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है ना? On December 31st 2021 मिस्टर एप्पल डाइड। एप्पल की डेथ हो जाती है कब? 31 दिसंबर 2021 में। At the date of Mr. Apple death, the apartment house had an adjusted basis. एडजस्टेड बेसिस कितना है? जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन एडजस्टेड बेसिस है 3,20,000 का, है ना? मतलब 4 लाख था, 4 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, है ना? 80,000, 8 साल हो गए प्रॉपर्टी परचेज करे हुए। 2014 में परचेज करी थी, 2021 तक कितने ईयर्स हो रहे, है ना? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 ईयर्स हो रहे, तो 80,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो कॉस्ट बेसिस कितना बचा? 3,20,000 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000। व्हाट इज द मेलेंस बेसिस ऑफ द डेट ऑफ द मिस्टर एप्पल्स डेथ?
क्या देखना है यहाँ पर हमें, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। यहाँ पर हम फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, बेसिस बताना है। किसका बेसिस बताना है, मेलन को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब मेलन की प्रॉपर्टी बन गई है, तो बेसिस क्या माना जाएगा, मेलन का बेसिस क्या माना जाएगा, इस केस में हमें ये बताना है। तो मेलन का बेसिस निकालना सिंपल सी बात है। देखो मेलन को क्या मिल रही है, एप्पल से प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है ना। कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है, 5,50,000 की प्रॉपर्टी मिल रही है क्या। लेकिन इसने भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है ना, तो हम क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना किया दोनों ने, ये देख लो। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, खुद का हिस्सा कितना था उस प्रॉपर्टी में, तो दोनों के हिस्से अलग अलग कर देते हैं। तो एप्पल और मेलन ये दो है, ठीक। तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट देखी जाए तो 4 लाख थी टोटल। तो इसका हिस्सा कितना था, 2 लाख, तो इसने खुद ने दिया था ना, और 2 लाख किसने दिया था, इसने दिया था। लेस डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो इसका एडजस्टेड बेसिस कितना है, 3,20,000 एडजस्टेड बेसिस। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को अलोकेट कर दे दोनों में, है ना, जैसे हमने कॉस्ट को अलोकेट कर दिया, वैसे डेप्रिसिएशन को अलोकेट कर देते हैं। तो 40,000 किससे रिलेटेड होगा, 40,000 ए से रिलेटेड और 40,000 इससे रिलेटेड। हम इसको सिंपली भी 3,20,000 को डिवाइड कर सकते थे 2 में, लेकिन हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया। वन सिक्सटी ना, हमने पूरी स्टेप को फॉलो करा। आप डायरेक्टली 320 को भी क्या कर सकते थे, डिवाइड करके निकाल सकते थे। अब ए का तो एडजस्टेड बेसिस कितना है इस प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी ये बेसिस कितना है, 1,60,000 का है, ठीक है। अब उसको, सॉरी, ए का कितना है 160 और एम का कितना है 160। किसकी डेथ हो रही है, ए की डेथ हो रही है ना, ए की डेथ हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, मतलब ये पोर्शन 50% पोर्शन अब किसको मिल जाएगा, देखो 50% में तो मेलन का भी तो हिस्सा था, तो 50% किसको मिल जाएगा, मेलन को और मिल जाएगा। तो मेलन के पास 100% का पोर्शन आने वाला है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बेसिस क्या माना जाएगा, ए मेलन का बेसिस क्या माना जाएगा इस केस में। तो हम क्या लेते हैं, डेथ के दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, वो फेयर मार्केट वैल्यू अब ट्रांसफर हो जाएगी किसको, एम को, है ना। एम के इसमें हम इंक्लूड करेंगे, तो क्या इंक्लूड करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेथ। डेथ के टाइम पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, यानी कि उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी। उस दिन तो फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,50,000। कितनी थी, 5,50,000। तो क्या 5,50,000, लॉजिकली सोचना, क्या 5,50,000 पूरा की पूरा इंक्लूड कर लें क्या, आराम से सोचना। अगर हम 5,50,000 इंक्लूड कर देंगे 1,60,000 में, तो बेसिस आ जाएगा, है ना। तो क्या हम 158 कर दें क्या पूरा, बस यही समझना है। ये समझ लिया तो क्वेश्चन पूरा हो गया। और अगर आप 550 पूरा ऐड कर देते हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी देख लो। तो प्रॉपर्टी का जो बेसिस हो जाएगा वो हो जाएगा 7,10,000, जो कि गलत है। तो बहुत देखो, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या देंगे आपको, 5,50,000 भी एग्जैक्ट दे देंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू इंक्लूड करते ना, अरे इसका खुद का भी तो बेस है, और ये 550 में तो इसका खुद का ही पोर्शन था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रपोर्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रपोर्शन, कि हमें ए से कितना मिल रहा है, 550 मिल रहा है, लेकिन 550 उसका पूरा नहीं है, उसका ओनली 50% है, उसका ओनली 50% है। तो 550 का 50% निकालते हैं। यही तो हमें किससे मिलने वाला है, ये हमें मिलने वाला है एप्पल से। एप्पल से हमें कितना मिलने वाला है, 275 का बेसिस मिलने वाला है हमें। तो मेलन का बेसिस क्या हो जाएगा फिर इस केस में, 4,35,000, है ना। खुद का तो था ही 160, 275 और मिल गया एप्पल से, तो हो गया टोटल 435। ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को, अगर नहीं आया तो पूछ लो, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो।
करेक्ट आंसर क्या है? 435। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, स्टॉक डिविडेंड। देखो टॉपिक हमेशा याद रखना, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट बेसिस हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट बेसिस पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट बेसिस कैसे निकालना है। अगर स्टॉक डिविडेंड मिले तो फिर क्या होगा उस केस में? कॉस्ट बेसिस क्या माना जाएगा? हमने ऑलरेडी देखो इन्वेस्टमेंट किया, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक परचेस कर हुए, शेयर्स परचेस कर हुए, है ना। और बाद में कंपनी क्या करती है? हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, एक तरीके से स्टॉक मिल रहे हैं। तो वो कंपनी हमें स्टॉक क्यों दे रही है? हमने इन्वेस्टमेंट करा था तभी तो दे रही है हमें। तो देखो क्या बोलते हैं ये, स्टॉक डिविडेंड, अ कारपोरेशन रिकॉग्नाइज्ड नो गेन और लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इन ऑन स्टॉक। ये तो कारपोरेशन की बात आ गई। a, pro, a proportion distribution of a stock issued by the corporation is generally not gross income to the shareholder। इसका मतलब समझना, क्योंकि तभी तो आप कॉस्ट में से माइनस करोगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज अ डिविडेंड, है ना। तो वो आपकी इनकम नहीं मानेंगे। तो इनकम नहीं मानेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट को तो लॉस हो जाएगा ना। तो टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा? जब आप वो स्टॉक सेल करने जाओगे ना, तो आपका कैपिटल गेन ज्यादा निकल के आएगा। यानी कि एक तरीके से ये क्या हो रहा है? डेफर्ड हो रहा है आपका गेन। क्या हो रहा है? डेफर्ड हो रहा है। ये इनकम आज टैक्सेबल नहीं हो रही। ये डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड आपको आज टैक्सेबल नहीं है, फ्यूचर में जाके टैक्सेबल होगा। चलो पढ़ते हैं पॉइंट को। A shareholder allocated the aggregated adjusted basis in the old stock to the old and the new stock in the proportion to the fair market value of the old and the new stock। तो हमें जो स्टॉक मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? अलोकेट कर देंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम अलोकेट कर देंगे, है ना। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और basis is the apportioned by the relative fair market value to the different class of the stock if applicable। The holding period of the distributed stock include the old stock। E and P are not altered for the tax free stock dividend। तो देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको वापस बताता हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको स्टॉक डिविडेंड मिल गया। अब स्टॉक डिविडेंड मिल गया तो अब आपकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? अब कॉस्ट आपकी क्या मानी जाएगी? तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे ना, कि दो जो आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और जो आपको एक नया स्टॉक मिल रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। उस बेसिस पर हम आपके जो ओरिजिनल बेसिस है उसको हम क्या कर देंगे? एडजस्टेड बेसिस है, उसको हम अलोकेट कर देंगे, है ना। कहाँ लिखा हुआ ये देखो, a shareholder allocate the aggregate adjusted basis in the old stock to old and new stock in proportion to the fair market value of the old and the new stock, है ना। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जांपल करते हैं। एक स्टॉक राइट वाला भी देख लेते हैं, सिमिलर चीज है। स्टॉक स्प्लिट, है ना। तो तीनों क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे, फिर एडजस्टेड बेसिस पे आ जाएंगे। स्टॉक राइट, अगर आपको स्टॉक राइट मिलता है तो फिर उस केस में क्या होता है? A distribution of stock right is treated as a distribution of stock। तो इसको भी क्या माना जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर एक केस है, किस केस में इसको जीरो मान लिया जाएगा? बेसिस को जीरो मान लिया जाता है। बेसिस इज अलोकेटेड बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द राइट। बेसिस इन द स्टॉक राइट इज अ जीरो। देखो ऊपर जो हमने ट्रीटमेंट देखा ना, वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ एप्लीकेबल होगा, लेकिन बेसिस जीरो मान लेंगे। कब जीरो मान लेंगे? basis in the stock right is zero if their aggregate fair market value is less than 15% of the fair market value of the stock on which they were distributed unless the shareholders elected to allocate। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हम देखते हैं जिस दिन स्टॉक का हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, किसका? स्टॉक का, जिस स्टॉक पर ये हमें राइट मिल रहा है। और हम देखेंगे ना, जो हमें ये राइट मिला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू राइट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है लेस देन 15% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, ऐसा बोल दो, तो फिर उस केस में बेसिस जो है जीरो माना जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? बहुत लोअर अमाउंट का यहाँ पर क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है राइट का, तो बेसिस क्या मान लिया? उसका जीरो मान लिया है।
चलिए, और क्या है, बेसिस इन द स्टॉक इफ द राइट इज एक्सरसाइज्ड। अगर आप राइट एक्सरसाइज कर देते हो तो आपका बेसिस क्या हो जाता है, जो आप राइट उसमें क्या करते हो, आप अपना एक्सरसाइज प्राइस ऐड कर देते हो, यानी कि आप भी तो कुछ पेमेंट कर रहे हो राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो उसमें इंक्लूड कर देते हो, है ना। बेसिस इन द स्टॉक इफ द राइट इज एक्सरसाइज्ड इज एनी बेसिस अलोकेटेड टू द राइट प्लस द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है ना, जो भी एक्सरसाइज पेड करोगे उसमें इंक्लूड कर दोगे। टैक्सेबल स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, distribution of stock described in are subject to the tax. The amount of the distribution subject to tax is the fair market value of the distributed stock or the stock right। अगर मान के चलो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल है, तो फिर उस केस में क्या आप कॉस्ट बेसिस को एडजस्ट करोगे क्या? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा तो इनकम कितनी माने, तो फेयर मार्केट वैल्यू। ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो हमने भी देखा है ऊपर, तो सेम प्रोविजन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मान के चलो आपको कोई टैक्सेबल स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, ठीक है, तो उस केस में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके इनकम मान ली जाएगी। तो यहां से हम अब हमारा कॉस्ट बेसिस एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डबल इफेक्ट हो जाएगा ना उसका। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट इस केस में क्या होगा, आपका बेसिस इंक्रीज नहीं होगा। स्टॉक स्प्लिट इज नॉट अ टैक्सेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास पहले 10 शेयर थे, अब आपके पास 100 शेयर्स हो गए, यानी कि स्प्लिट हो गया। पहले एक शेयर आपका $100 का था, अब आपका $10 का शेयर हो गया, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अब जो शेयर्स हैं उनका एक शेयर का वैल्यू क्या होगा। The basis of the old stock is divided by the number of the new shares. So holding period of the new stock include that old stock, है ना। तो होल्डिंग पीरियड क्या होगा, पुराने वाले का नए वाले में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब होल्डिंग पीरियड अगर देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, तो जिस दिन ओरिजिनल शेयर परचेज किए थे वहां से काउंट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इन सारी चीजों को। नेचर कारपोरेशन डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अ स्टॉक डिविडेंड ऑफ 1 शेयर फॉर द 10 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको एक शेयर एज अ डिविडेंड मिल जाएगा, स्टॉक डिविडेंड फ्री में मिल रहा है एक। आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, आपके पास 11 शेयर्स हो जाएंगे, है ना। 10 तो ऑलरेडी आपने परचेज करे हुए थे, 1 शेयर आपको स्टॉक डिविडेंड में मिल गया, तो आपके पास टोटल हो गया 11 शेयर्स। डोना हैड 100 शेयर्स, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 10 के बदले में एक दिया, यानी कि अगर किसी के पास 100 है तो उसको कितने शेयर्स मिल जाएंगे, उसको 10 शेयर्स मिल जाएंगे। 10 पे 1 तो 100 पे कितना, 100 पे 10। तो यहाँ पर डोना के पास 110 शेयर्स हो जाएंगे। अब ये 100 शेयर्स इसने कितने में परचेज करे थे, 5.5 में परचेज करे थे। एंड रिसीव द 10 एडिशनल शेयर्स विद द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये नहीं भी बोलता तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन दे दी इसने इन्फॉर्मेशन। एंड रिसीव द 10 एडिशनल शेयर्स विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ $6 पर शेयर, है ना। तो जो शेयर्स मिल रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है $6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्लीकेबल टू द स्टॉक डिविडेंड। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहे हैं कि बेसिस क्या मानोगे आप, शेयर का बेसिस क्या मानोगे। तो सिंपल सी बात है, देखो ये जो पुराना वाला शेयर है ना, उसका यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में ओनली कौन सा दिया है, जो 10 एडिशनल शेयर मिल रहे हैं उनका दिया है। मतलब ये 10 एडिशनल शेयर वही तो है जो हमें पहले मिले हुए। मतलब ये 100 शेयर्स और इनमें कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि इसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू भी तो सेम है, इसकी भी $6 है और उसकी भी $6 है ना। तो यहाँ पर अगर क्लियर कट नहीं दिया है कि ये 100 के लिए, लेकिन हमें समझना होगा। जैसे आपने टाटा के शेयर से परचेज करें, है ना, तो टाटा के शेयर आपने परचेज करे, टाटा के और शेयर आपको मिल गए $10, है ना। सेम क्लास के थे, देखो क्लास देखना पड़ती है वहां पर, तो क्लास में डिफरेंस होने की वजह से फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू हम एज्यूम करके चल रहे हैं 100 शेयर का भी क्या है, $6 है। तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलोकेशन कर देंगे फिर। अब जो आपको ये फ्री में मिल रहा है इसकी कॉस्ट क्या है, जब आप ये सेल करने जाओगे स्टॉक डिविडेंड, कितने शेयर्स मिल रहे हैं आपको, 10 एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या मानोगे। बस यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमसे ये पूछना चाहता है कि ये जो 10 एडिशनल शेयर्स हैं इसकी कॉस्ट क्या मानोगे आप, जब आप इसको सेल करने जाओगे।
तो सेल्स माइनस कॉस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका गेन निकल के आएगा। तो कॉस्ट क्या कंसिडर करोगे? फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे क्या? नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू थोड़ी ना कंसिडर करना है। आपके पॉकेट से कितना गया आज तक? आपके पॉकेट से गया 5.5 पर शेयर गया हुआ है, यानी कि आपके पॉकेट से 550 गए हुए। एक्सेल में करते हैं थोड़ा इसको। अगर आपके पॉकेट से बात करें हम, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट क्या था? एक शेयर का रेट था $10। 10 ही था नहीं, 5.5। 5.5। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? ये इन्वेस्टमेंट था, यानी कि टोटल कॉस्ट। तो 550 का आपने क्या करा था? गलत क्यों हो रहा है ये? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, अच्छा प्लस हो गया। तो 550 क्या हो रहा है? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था, आपने ये करा था। आपको क्या मिल रहा है? आपको 10 शेयर और मिल गया। इसका आपने कुछ वैल्यू दिया क्या? नहीं, इसका कोई रेट आपने पे नहीं किया, आपके पॉकेट से कुछ नहीं गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी जीरो आएगा। अगर आपके टोटलिटी को देखा जाए तो टोटल आपका अभी भी 550 आ रहा है, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 110 है। तो आपको पर शेयर प्राइस निकालना है कि एक शेयर की क्या वैल्यू होगी, एक शेयर की क्या वैल्यू होगी। तो एक शेयर की वैल्यू आ रही है आपकी $5, परफेक्ट आएगी, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 550 डिवाइडेड बाय 110। तो $5 आपकी क्या आ रही है? एक शेयर की यहाँ पर वैल्यू आ रही है। मतलब कॉस्ट बेसिस क्या मानोगे, है ना। एक शेयर का बेसिस क्या हो गया? ये जो 100 शेयर थे आपके पास पुराने, उनका भी बेसिस क्या हो गया? 5.5 नहीं रहा, अब उनका बेसिस हो गया $5। ये जो नए वाले मिल रहे हैं 10 शेयर्स, उसका भी बेसिस क्या हो गया? $5 हो गया। ठीक है। यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू का तो कोई लफड़ा ही नहीं हुआ। क्यों? अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर भी अलोकेशन करोगे तो सेम आएगा, है ना। $6 फेयर मार्केट वैल्यू है दोनों की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर तो हमें कोई फेयर वैल्यू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फेयर वैल्यू एक ही है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या निकल के आएगा? 110 शेयर है आपके पास, 110 शेयर एट $5 पर शेयर, आपका क्या निकल के आ रहा है? बेसिस निकल के आ रहा है। एलेक्स बॉट 4 शेयर्स ऑफ अ कॉमन स्टॉक $200। एलेक्स ने क्या करे? 4 शेयर्स बाई करें। कितने में बाई करें? $200 में। लेटर द कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अ शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। तो दो के बदले में एक प्रेफर्ड स्टॉक दिया जा रहा है, ठीक है ना। एक कॉमन स्टॉक कितने? 4 कॉमन स्टॉक है, 4 कॉमन स्टॉक है। प्रेफर्ड कितने मिल रहे हैं? लेटर द कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेफर्ड मिल रहे हैं एवरी 2 शेयर ऑफ कॉमन। तो दो के बदले में एक मिलेगा, यानी कि अगर 4 है तो कितने मिल जाएंगे? 4 है तो 2 मिल जाएंगे, मतलब 50% मिल रहा है। प्रेफर्ड स्टॉक मिला आपको 2। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? 6 शेयर्स हो गए, ठीक है। पहले वाले के लिए कितना पेमेंट किया वो देख लेते हैं। पहले वाले के लिए पेमेंट जो किया हुआ है $200 किया हुआ है, 200 किया हुआ है, ठीक है। अब इसको डिफरेंट वे में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखना आपके फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट आएंगे। बहुत ईजी है ये भी। एट द डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द कॉमन स्टॉक हैड अ फेयर मार्केट वैल्यू $60। फेयर मार्केट वैल्यू है $60 किसकी? कॉमन की। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? फेयर मार्केट वैल्यू $60 है।
प्रिफर्ड की कितनी है, प्रिफर्ड की फेयर मार्केट वैल्यू है 40। मतलब इस रेशियो में हमें क्या करना है, हमें इस 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द एलेक्स बेसिस इन द कॉमन स्टॉक एंड द प्रिफर्ड स्टॉक आफ्टर द नॉन टैक्सेबल स्टॉक डिविडेंड। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर बेसिस बताना है। तो प्रोपोर्शन क्या बनेगा आपका 6:4, यानी कि 60%, 40% बोल सकते हैं हम आउट ऑफ 100। तो देखो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगी। हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू तो है 60 और 40 की। कितनी है, 60 और 40 की। तो 60 अगर 40 की वैल्यू है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60, यहाँ पर हो गया 240 और यहाँ पर ये हो जाएगा 80। तो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू टोटलिटी में है 320। कितनी है, अब देखो एक एक शेयर नहीं है ना, यहाँ पर डिफरेंट है, ये 2 शेयर्स है और ये 4 शेयर्स है। हम डायरेक्टली यहाँ पर अलोकेट नहीं कर सकते थे कि 60% 2000 पर अप्लाई कर दें। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारा टोटल कितना फंड हो रहा है, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो रही, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू हो रही 320। इस 320 को ही हमें क्या करना है, अलोकेट करना है। 320 के बेसिस पर हम 2000 को क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। तो आपका टोटल पेमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, $2000 का इन्वेस्टमेंट है। अब हमें इसको बांटना है कि कॉमन स्टॉक का इसमें से बेसिस कितना माने और प्रिफर्ड का बेसिस कितना माने। बस हम क्या ले रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अलोकेशन के लिए, है ना। बेसिस क्या ले, रेशनल बेसिस क्या होना चाहिए, तो फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, कॉमन स्टॉक की 240, प्रिफर्ड स्टॉक की है 80, है ना। टोटलिटी में देखेंगे, इंडिविजुअल अगर एक एक शेयर होता है, यहाँ पर एक एक शेयर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 60-40 का रेशियो बन जाता। लेकिन यहाँ पर शेयर्स डिफरेंट है ना, यहाँ पर 4 शेयर्स है, यहाँ पे 2 शेयर्स है। तो हमने वैल्यू देख ली, तो वैल्यू कितनी है 240, यहाँ पर 80। तो एक काम कर सकते हो आप, परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हो कि 240 डिवाइडेड बाय 320, तो 75% आ रहा है। 80 डिवाइडेड बाय 320, ये 25%। इट मींस इस 2000 का 75% वैल्यू किससे रिलेटेड है, कॉमन स्टॉक से रिलेटेड है, प्रेफर्ड स्टॉक से 25% है। तो चलो हम यहाँ पर निकाल लेते, कॉस्ट बेसिस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कॉस्ट बेसिस। इसको डिफरेंट वे में भी करके दिखाता हूँ। 2000 को हमें क्या करना है, यहाँ पर बांटना है। बेसिस 2000 का मल्टीप्लाइड बाय 75% कॉमन, प्रिफर्ड कितना है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 25%। ये डिफरेंट वे में निकाला है, बुक में देखोगे तो डिफरेंट वे में। बुक ने कैसे निकाला है वो ही बता देता हूँ। बुक ने बोला कि देखो टोटल बेसिस कितना है, टोटल एडजस्टेड बेसिस जो है वो कॉमन स्टॉक का, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 2000 है। इसको आप बांट दो किसके बेसिस पर, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, टोटल 320, टोटल 320। लेकिन हमें तो कॉमन स्टॉक से रिलेटेड निकालना है, तो कॉमन स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 240, तो 1500 आ गया। सेम वे में यहाँ पर भी कर लो, टोटल 2000 आपको क्या करना है, अलोकेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू टोटलिटी में 320 है, लेकिन हमें तो निकालना है प्रेफर्ड स्टॉक की। तो प्रेफर्ड स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 80, तो 500 इस टाइप। आप परसेंटेज फॉर्म में भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों में आंसर सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ऑन जनवरी 3, 2021, Erin purchased 300 shares of the common stock in the corporation Y for $120 per share. 4 months later, she purchased 100 additional shares at 180 per share. On December 10, 2021, Erin received a 20% non-taxable stock dividend. The new and old stock are identical. मतलब एक जैसे ही है, मतलब सेम है। What is the amount of the Arena's basis in each shares of stock after the stock dividend? आपको बेसिस बताना, सिंपल सी बात है। कितने शेयर्स थे पहले, 300 शेयर्स थे कॉमन,
बाद में और कितना परचेज करा, 100, मतलब ये परचेज करे में ध्यान रखना, ये भी क्या है, कॉमन स्टॉक है। पहले कितने परचेज करे थे, पहले 300 थे, फिर बाद में 100 और परचेज करे, 300 और 100 परचेज, तो टोटल कितने हो गए, अगर देखा जाए तो टोटल हो गया 400। तो टोटल 400 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। कितने में परचेज करे थे पहले वाले परचेज करे थे आपके 120 पर शेयर्स, 120, और सेकंड वाले परचेज करे हम 180 में। तो टोटल 54,000 का इनका क्या है, बेसिस आ रहा है, ठीक है। ऑन December 10, 2021, इनको क्या मिल रहा है, 20% नॉन टैक्सेबल स्टॉक डिविडेंड। कितना डिविडेंड मिल रहा है, 20% का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि 400 शेयर्स हैं, तो 400 शेयर्स पे 20% कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाइड बाय 20%। ये क्या मिला, स्टॉक डिविडेंड मिल गया, स्टॉक डिविडेंड। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होगा, अगर देखा जाए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके 400 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये टोटल हो गया आपका 480। ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन हमने क्या कर ली, अरेंज कर ली। क्या पूछा जा रहा है आपसे, बेसिस पूछा जा रहा है, तो बेसिस क्या होगा यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई फेयर मार्केट वैल्यू है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक है यहाँ पर। कैसे एलोकेट करें, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस उनका बेसिस क्या है, एक का है 120, ध्यान से देखना अब यहाँ पर, एक का 120 और एक का 180 है। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, है ना, अपने लेवल पे ट्राई करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कितना क्या निकलने वाला है। 480 नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, टोटल 480 शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन स्टॉक क्या है, कॉमन स्टॉक है आपका 400 शेयर्स, और स्टॉक डिविडेंड कितना है यहाँ पर 80 है। ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4। तो हिंट दूं आपको मैं कि क्या बोलना चाह रहा है, देखो हिंट सबसे पहले तो समझो कि हिंट क्या है यहाँ पर, है ना। इतिहास देखते हैं, इतिहास सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये स्टॉक डिविडेंड किस पे मिला है, आपको क्या सोचना है इसमें, ये जो 80 स्टॉक है वो किस पर मिले हुए हैं, ये इन दोनों पे मिले हुए ना, इन दोनों पे मिले हुए। तो हम एक काम करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिले यहाँ पर। हम इसका अगर प्रेजेंटेशन चेंज कर दे, हम ये बोलेंगे कि इस 300 पर 20% मिला होगा आपको स्टॉक डिविडेंड, इस 300 पर 20% मिला होगा आपको, यानी कि 60 इस पे मिले होंगे। मैं यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड डाल देता हूँ, स्टॉक डिविडेंड, इस पर भी आपको 20% इस पर मिले होंगे। तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं, टोटल 80 स्टॉक्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 80 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो हमने टोटलिटी में भी देख लिया और इंडिविजुअल भी निकाल लिया, ठीक है ना। एक टोटल और लगा लेते हैं कि टोटल कितने हो रहे हैं, क्योंकि आप बुक्स मैच करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंटेशन है उनका, 360 और 120, टोटलिटी में देखोगे तो कितने हो गए, 480। एक टोटल मैंने इस साइड भी लगा दिया, एक टोटल यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो एक बार ट्राई कर लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन देख लो। चलिए देख लिया आपने, समझ लिया होगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समस्या सामान्य सामने आ जाती है हमारे। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप ध्यान से समझना। एक्चुअल सिचुएशन में जाया करो, कभी भी क्वेश्चन में मत उतरा करो, है ना। कॉमन स्टॉक है ये 300, इसके अगेंस्ट में आपको फ्री में कितने मिल गए? 60 मिल गए। ध्यान से देखना, कितने मिल गए? 60 मिल गए। तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? अब 360 हो गए। और आपने पेमेंट कितना किया है? आपने पेमेंट किया है 3,60,000। क्या दिया है आपने पेमेंट? 36,000 आपने टोटल पेमेंट किया है। टोटल पेमेंट आपका 36,000 डिवाइडेड बाय, पहले आपने 300 शेयर्स के लिए दिया था ये पेमेंट, लेकिन अब आपको टोटल शेयर्स कितने मिल गए? आपको टोटल शेयर्स मिल गए 360। क्या मिल गए? 360 शेयर्स मिल गए आपको। तो आपका यहाँ पर बेसिस क्या निकल के आ जाएगा? बेसिस निकल के आ जाएगा आपका 100। ये जो आपके 100 शेयर्स थे, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, टोटल 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, टोटल 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, डिवाइडेड बाय 100 शेयर आपने परचेज करे थे, लेकिन 20 आपको और मिल गए। तो ये 18,000 की कॉस्ट है आपकी टोटल। इसके बदले में आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 120 शेयर्स मिल रहे हैं आपको टोटल ईडी में। तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई फिर? कॉस्ट क्या पड़ी आपको? आपको कॉस्ट आई यहाँ पर 150 की, यहाँ पर कितनी आई? 100। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ के क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, एट द एंड वी नीड टू टेल देम एवरेज कॉस्ट, राइट? नहीं नहीं, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया था, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड किया था। कहाँ गया फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, इसको ओवरराइट कर दिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज करी थी हमने, लेकिन वहां पे ना एक ही कॉमन स्टॉक था। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज एडिशनल आ गई, इसके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि आपको, देखो मैं इसको हटा दूं तो ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पहले क्वेश्चन में भी तो ये था, स्टॉक डिविडेंड हटा दो 2 मिनट के लिए। तो पहले क्वेश्चन में आपने 36,000 का पेमेंट किया है ना। ऐसा मान लो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000, आपको स्टॉक डिविडेंड मिला कितना? 60 का। तो आपने क्या करा था? पहले वाले केस में भी यही किया था आपने, सेम। ठीक है, आपको बताता हूं मैं क्वेश्चन कहाँ है वाला। इस क्वेश्चन में जब आपने 5 रुपीज बेसिस निकाला था, इसमें क्या करा था? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यही करा था। अब यहाँ पर एड ऑन हो गया एक शेयर और, एक स्टॉक और एड ऑन हो गया, उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो बेस सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, कॉन्सेप्ट एक ही है। हाँ वो एवरेज हो जाएगा ना, फिर एवरेज नहीं करना है ना हमें। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एवरेज नहीं किया, वहां तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है। हमने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है, ध्यान रखना। फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे मैंने परसेंटेज भी निकाल के देख लिया था, परसेंटेज वाइज भी आपको करा के दिखा दिया था मैंने, है ना। तो उसको मिक्सअप नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। एडजस्टेड बेसिस, अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कॉस्ट बेसिस क्या होता है, तो उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है आपका,
बेसिस जो एडजस्ट हो जाता है। बेसिस क्या होता है? जनरली बेसिस होता है आपका परचेज प्राइस ही क्या होता है? जनरली बेसिस होता है, लेकिन आप उसमें कुछ एक्सपेंडिचर और कर देते हो, जैसे लीगल एक्सपेंसेस है ना, क्लोजिंग कॉस्ट आप कर देते हो, तो आपका बेसिस वो कॉस्ट बेसिस बन जाता है। लेकिन एडजस्टेड बेसिस क्या होता है? मान के चलो आपने 1 जनवरी 2021 को कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और आपने 2 महीने बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, तो ये जो इंप्रूवमेंट करवाया ना, तो ये इंप्रूवमेंट को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे उसकी लाइफ क्या हो जाती है? प्रोलॉन्ग हो जाती है ना, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो जो भी आप कोई मेजर इंप्रूवमेंट करते हो, तो आप क्या कर देते हो? उसको कॉस्ट बेसिस में ऐड कर देते हो, तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? एडजस्टेड बेसिस। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि आपकी जो कॉस्ट है, अगर उसमें कुछ हम एड ऑन कर दे, जैसे कैपिटल इंप्रूवमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने, कॉस्ट थी $1,100 का, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये 1100 को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड बेसिस। ये क्या था आपका? कॉस्ट बेसिस। ये आपका इनिशियल क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। डेप्रिसिएशन, अगर मान के चलो डेप्रिसिएशन लग रहा है इस पे, असेट्स पे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? और चेंज हो जाएगा। मैंने एकदम क्रीम पॉइंट कवर करे है ना, क्रक्स कवर किया है ओनली। ये न्यू बुक ही आपकी 2021 की ही है, उसमें से ही निकाला मैंने ये। Basis must be increased for the expenditure that substantially prolong the life of the property by the at least 1 year or the materially increase its value। चलो ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टेकन ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी विल डिक्रीज द बेसिस। देखो डेप्रिसिएशन आप किस पर लोगे? हमेशा बिजनेस प्रॉपर्टी पर लोगे, पर्सनल प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन अगर आप लोगे तो आपका एडजस्टेड बेसिस क्या आएगा फिर उस केस में? सपोज दैट हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर डेप्रिसिएशन होता, हम क्या करते हैं? उसको हमारे कॉस्ट बेसिस को एडजस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन $50 का, तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगा एडजस्टेड बेसिस, वो $1,050 आएगा। मतलब हमने डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। तो आप कॉस्ट बेसिस में क्या करते हो? एडजस्टमेंट करते हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड बेसिस। कंट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, a shareholder does not recognize the gain on the voluntary contribution of the capital to the corporation. The shareholders stock basis is increased by the basis in the contributed property। अगर कोई शेयर होल्डर क्या कर रहा है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना कारपोरेशन को, तो उसके वजह से क्या वो बदले में कुछ नहीं ले रहा है, बदले में शेयर से नहीं ले रहा है। उसने क्या करा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ऑर्गेनाइजेशन को और बदले में शेयर से नहीं लिए, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ। तो इसकी वजह से आपका जो बेसिस है ना, जो इन्वेस्टमेंट का बेसिस है, स्टॉक का बेसिस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आपने वो स्टॉक को परचेस करने के लिए और अमाउंट पे कर दिया, ऐसा मान लेंगे। आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, आपने एक $100 की प्रॉपर्टी दे दी, उसके बदले में आपको शेयर नहीं मिला, तो आपका ये $100 आपके इन्वेस्टमेंट में एड हो जाएगा। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा? फिर 1100 माना जाएगा। डिविडेंड, अभी हमने देखा डिविडेंड के केस में क्या होगा? डिविडेंड अगर मिलता है तो हम उससे क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल, आपने जो कैपिटल लगाई है, अगर उसमें से कुछ अमाउंट वापस से आपको मिल जाता है, आपने सपोज दैट $1000 लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, उसमें से $100 आपको वापस मिल जाते, तो आपका बेसिस क्या बन जाएगा? एडजस्टेड बेसिस कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, है ना। लेकिन मान के चलो आपको $1000 से ज्यादा मिलता है, क्या मिलता है? $1000 से ज्यादा रिटर्न आता है। अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड थी $1000 की और कंपनी आपको 1100 दे देती है, तो आपको $100 ज्यादा मिल रहा है ना, ये $100 आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ द बेसिस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन। When a shareholder has purchased several stock, the distribution is applied on the specific identification method if applicable। देखो आपको है ना रिटर्न आ रहा है कैपिटल, अब वो किस स्टॉक के बदले में रिटर्न आ रहा है? अगर एक ही स्टॉक है तो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा स्टॉक हो तो फिर आप आइडेंटिफाइड करोगे, स्पेशली आइडेंटिफाइड करोगे कि किस स्टॉक के रेस्पेक्ट में आपको
रिटर्न आ रही है कैपिटल। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आप एज्यूम कर लेना फीफो मेथड के बेसिस पर, आप क्या कर लेना, फीफो मेथड के बेसिस पर अलोकेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना कि किस स्टॉक की आपको प्राइस माइनस करना है ना, किस स्टॉक के बेसिस को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। आइडेंटिफाइड कर पा रहे हो कि किससे रिलेटेड रिटर्न आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप फीफो के बेसिस पर क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। टैक्स बेनिफिट basis adjustment is required for the certain specific item that represent a tax benefit। थ्री एग्जांपल्स फॉलोज, मतलब कि टैक्स बेनिफिट को भी आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, यानी कि एडजस्टेड बेसिस कैसे निकलेगा, कॉस्ट बेसिस में से कुछ चीजें ही माइनस कर दोगे। जैसे कैजुअलिटी लॉस होता है ना, तो कैजुअलिटी लॉस के केस में क्या होगा, आपके प्रॉपर्टी पर अगर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, तो उस इंश्योरेंस के अमाउंट को आप क्या कर लोगे, एडजस्ट कर दोगे। कैजुअलिटी लॉस होता है आपको, और इस लॉस के आप डिडक्शन ले लेते हो एज अ, है ना, नॉर्मल डिडक्शन ले लेते हो आप उसकी इनकम टैक्स में। तो जितनी आप डिडक्शन वहां पर ले रहे हो उससे आप यहाँ पर बेसिस माइनस कर लोगे, है ना? क्योंकि ड्यूअल बेनिफिट आप नहीं ले सकते, एक ही बेनिफिट मिलेगा, या तो डिडक्शन ले लो या फिर कॉस्ट को एडजस्ट कर दो। डेथ डिस्चार्ज, आपकी अगर डेथ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डेथ है और वो डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि माफ हो जाता है आपका डेथ, तो फिर आप क्या करोगे, आप एडजस्ट करोगे आपके कॉस्ट बेसिस को। क्रेडिट ऑन द पर असेट्स परचेस, आपने कोई परचेस करी असेट्स, उस पर गवर्नमेंट आपको क्या दे देती है, कोई क्रेडिट दे देती है ना। जैसे एनर्जी इक्विपमेंट आप लेते हो, लो इनकम हाउसिंग लेते हो, है ना, बिल्डिंग सच एज अ बिल्डिंग रिहेबिलिटेशन, एनर्जी इक्विपमेंट एंड द लो इनकम हाउसिंग, तो उस केस में आप क्या करते हो, क्रेडिट एडजस्ट कर देते हो कॉस्ट बेसिस से। अब पार्शियल आर द फुल ऑफ द क्रेडिट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिस। पार्शियल डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, आपके पास दो प्रॉपर्टी थी, मतलब एक बिल्डिंग है मान के चलो, उसमें दो फ्लोर है, एक फ्लोर आप सेल कर रहे हो, तो जो सेल हो रहा है फ्लोर, तो वहां पर बेसिस क्या मानेंगे, तो पार्शियल मानेंगे ना। तो द बेसिस ऑफ द होल प्रॉपर्टी मस्ट बी इक्विटेबल अपोर्शन अमंग द पार्ट्स, रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू इज जनरली यूज्ड। जनरली हम उसके फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस पर क्या करते हैं, अपोर्शन कर देते हैं कि इससे रिलेटेड कितना कॉस्ट है, और दूसरी हम पूरा पार्ट सेल नहीं कर रहे, पूरी बिल्डिंग सेल नहीं कर रहे, उसका एक पोर्शन सेल कर रहे हैं, तो उसके केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पर बेसिस लेना चाहते हैं, तो बेसिस क्या लेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे गाइड किया कि आप फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर अपोर्शन कर सकते हो। पर्सनल यूज कन्वर्टेड टू द बिजनेस यूज, आपके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी, आपने उसको बिजनेस यूज में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास कोई पहले लैंड थी, बिल्डिंग थी आपकी, वो आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, अब आपने सोचा कि ये मेरे पास एक और बिल्डिंग है, मैं वहां पे जाके रह लूंगा, है ना, तो यानी कि आपने उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को क्या कर दिया, एज अ बिजनेस यूज बना दिया। अब आप उस बिल्डिंग को सेल करोगे, उसका एक एक फ्लोर सेल करोगे, यानी कि आपने उसमें उसको बिजनेस प्रॉपर्टी बना दी, बिजनेस यूज में लेके आ गए। तो वहां पर जब बिजनेस यूज में लेके आ गए, सपोज दैट आपने, आपका एक ऑफिस था, आप ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हो, तो आपने अपनी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी ना, उसको ही आपने बिजनेस बिल्डिंग बना दिया, कारपोरेट बिल्डिंग बना दिया आपने, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है बिजनेस असेट्स पर, तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर लगाओगे, तो बेसिस फॉर द डेप्रिसिएशन इज लेसर ऑफ, is lesser of the fair market value of the property at the conversion date or the adjusted basis at the conversion। तो आप फेयर मार्केट वैल्यू देख लो जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन, या फिर उस दिन की एडजस्टेड बेसिस देख लो बिल्डिंग की, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आप अब डेप्रिसिएशन लगाना चालू करोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट बेसिस क्या माना जाएगा, लेसर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और एडजस्टेड बेसिस, मतलब जो एग्जिस्टिंग उसका एडजस्टेड बेसिस है वो उसको ही क्या मान लेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए हम यूज कर लेंगे। स्टॉक 1202 एंड 1244 स्टॉक, अब देखो ये स्टॉक कौन से है, हमने जब कैपिटल गेन रेट पढ़ा था तब हमने इसका वहां पर कंसिडरेशन किया था कि आपके ये वाले स्टॉक है ना 28% से टैक्सेबल होते हैं, है ना? मतलब कुछ ये कौन से वाले स्टॉक है, ये स्मॉल बिजनेसेस होते ना, उनके हम स्टॉक परचेज करते हैं तो हमें कुछ रिलैक्सेशन देता है टैक्स डिपार्टमेंट। क्या रिलैक्सेशन दे रहा है जरा देखते हैं। टैक्स पेयर में एक्सक्लूड 50% गेन, टैक्स पेयर में एक्सक्लूड 50% गेन
फ्रॉम द सेल आर एक्सचेंज ऑफ द क्वालिफाइड बिजनेस स्टॉक्स। अगर आपने छोटे मोटे बिजनेस में इनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका 50% गेन जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या कंडीशन है इसके साथ में, द स्टॉक मस्ट हैव बीन इशूड आफ्टर 10 अगस्त 1993 एंड हेल्ड फॉर मोर देन 5 ईयर। मतलब ये कैसा, इसका होल्डिंग पीरियड आपके पास कितना होना चाहिए, 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, हेल्ड फॉर मोर देन 5 ईयर। और कब परचेस करना चाहिए, ये स्कीम जो है वो 1993 में आई थी। कब आई थी, 1993 में आई थी। तब बोला था कि अगर 93 के बाद जो भी स्टॉक परचेस करेगा और उसको 5 ईयर तक होल्ड करके रखेगा तो 50% का गेन उनका क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में और इसमें इंप्रूवमेंट आए, मतलब प्रोविजन में अमेंडमेंट आए। फिर इन्होंने बोला फॉर द 1202 स्टॉक एक्वायर्ड आफ्टर द February 17, 2009 एंड बिफोर द September 28, 2010। मतलब देखो ये 17 फरवरी से लेकर 28 सितंबर है ना 2010 तक, यहाँ पर आपका एक्सक्लूजन इंक्रीज कर दिया कितना, 75%। यानी कि इस पीरियड में अगर किसी ने परचेस किया है ना तो 75% आपको एक्सक्लूजन हो जाएगा। मतलब जो गेन होगा वो 25% ही टैक्सेबल होगा। फिर और अमेंडमेंट आया फॉर सेक्शन 1202 स्टॉक एक्वायर्ड आफ्टर 27 सितंबर 2010। यानी कि 28 सितंबर 2010 से जिसने भी QSB के स्टॉक परचेस किए हैं, स्मॉल बिजनेस के स्टॉक परचेस किए, वो अब टैक्सेबल नहीं रहे। यानी कि 100% एक्सक्लूजन है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, यानी कि एग्जम्पशन की बात कर रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 1202 स्टॉक अगर आपने परचेस किया है आफ्टर September 27, 2010 तो 100% टैक्स फ्री, गेन पर टैक्स नहीं लगने वाला। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। जनरल पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट अगर इस डेट के पहले है तो 50% आपका एग्जम्प्ट है, ठीक है। होल्डिंग पीरियड 5 ईयर का होना चाहिए। लेकिन आपका परचेसिंग कब हो रही है, 2009 से 2010 के बीच में, मतलब इस डेट के पहले और 2009 फरवरी, याद रख लेना। इतना इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो कहां से पूछेगा, एक तो सी पॉइंट एक्सपेक्टेड है और आपका ए पॉइंट एक्सपेक्टेड है ना, कि 5 ईयर का होल्डिंग पीरियड है आपके पास। वो क्यूसी भी बता देगा आपको क्वेश्चन में। नहीं नहीं, डेट में वही बोल रहा हूं आपको, बहुत सारी डेट है, क्या क्या याद रखोगे, याद ही नहीं रहता। आपको सिंपल सी बात याद रखना है, एक चीज कॉमन पॉइंट, QSB का स्टॉक है 50%, क्या याद रखना है, 50% आपका एक्सक्लूजन है। अगर आपका लेटेस्ट में परचेस करिए, देखो आपको पता चल जाएगा 2010 के बाद जो भी स्टॉक परचेस किया हुआ है ना, 100% एक्सक्लूजन। अब डेट तो याद नहीं रख सकते तो 2010 याद रख लेना, एटलीस्ट आज से 10-12 साल है ना, मतलब लेटेस्ट स्टॉक। लेटेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट बना हुआ है या फिर अगर वो पुराना क्वेश्चन बना हुआ है, तो अगर रिलेवेंट देखा जाए, आज भी ये स्टॉक चल रहे हैं ना, देखो लोगों ने तो होल्ड करके रखे हुए हैं, ये रिलेवेंट क्यों है, पॉइंट ए बी अभी रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि पुराने स्टॉक तो अभी भी चल रहे हैं ना लोगों के पास, अभी उन्होंने सेल नहीं किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ। अदरवाइज ये सी पॉइंट ही एप्लीकेबल होता, अगर मान के चलो गवर्नमेंट सीधे बोल देती कि पुराना वाला छोड़ो, पुराने वाले पे हम कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे, जिसने भी यहाँ इसके बाद से टैक्स इन्वेस्टमेंट किया है 100% छूट दे देंगे उनको। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कॉमन पॉइंट, मतलब कि 50% का गेन एग्जाम्प्ट होगा, होल्डिंग पीरियड 5 ईयर होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। असेट्स लिमिट्स, अब ये कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो, देखो हम QSB की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो QSB का मतलब क्या है यहाँ पर, qualified small business stock must be that of a domestic C corporation with the aggregate gross assets not exceeding 50 million। मतलब हम किसको छोटा मोटा बिजनेस बोले, डोमेस्टिक सी कारपोरेशन होना चाहिए है ना, मतलब सी कारपोरेशन होना चाहिए, डोमेस्टिक सी कारपोरेशन, और उसकी एग्रीगेट ग्रॉस असेट्स कितनी होना चाहिए, 50 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। 50 मिलियन से ज्यादा है तो फिर वो क्वालिफाइड स्मॉल बिजनेस नहीं है, फिर अगर वहां इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर गेन की कोई एग्जम्पशन नहीं है। द कारपोरेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 80% बाय द वैल्यू ऑफ इट्स असेट्स यूज्ड, पल्डो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना।
The corporation must have at least 80% by value of its assets used in the activity conducted of the qualified business. मतलब वो अपना जो फंड है वो कहाँ यूज करता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 80% वैल्यू उसकी 80% वैल्यू उसकी कहाँ यूज होती है, एसेट्स में यूज होती है जिसमें वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। यानी कि 20% का वो अदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, 80% तो कहां करे, अपने बिजनेस में यूज करे ना, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है क्वालिफाइड बिजनेस, उसी में क्या करे, वो इन्वेस्ट करे। अब क्वालिफाइड बिजनेस इज एनी बिजनेस, क्वालिफाइड बिजनेस इज एनी बिजनेस मतलब कुछ भी बिजनेस हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का प्रोडक्शन सर्विसेज हो सकता है एक्सेप्ट दिस। अ क्वालिफाइड बिजनेस इज एनी बिजनेस अदर देन बैंकिंग, फाइनेंसिंग, लीजिंग। इसको बोला जाता है द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल सर्विसेज। अगर पर्सनल सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, यहाँ पे फाइनेंसिंग हो गया, लीजिंग हो गया, है ना, तो ये क्वालिफाइंग बिजनेस से बाहर है। फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, एनी फार्मिंग बिजनेस, सॉरी एनी फार्मिंग बिजनेस, एनी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एनी हॉस्पिटलिटी बिजनेस। हॉस्पिटलिटी मतलब कि आपका होटल भी आ गया, आपका रेस्टोरेंट भी आ गया, है ना, हॉस्पिटल नहीं है, ध्यान रखना, हॉस्पिटलिटी। एनुअल गेन लिमिट, अब क्या पूरा की पूरा जितना भी गेन हो रहा है आपका एग्जम्प्ट कर देंगे क्या पूरा, नहीं, तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ लिमिटेशन लगा दी। द एग्रीगेट एनुअल गेन फॉर विच द टैक्सपेयर्स में क्वालिफाई अंडर द 1202 इज लिमिटेड टू द ग्रेटर ऑफ 10 million आर द 10 टाइम्स ऑफ द एडजस्टेड टैक्स बेसिस ऑफ द क्वालिफाइड स्टॉक डिस्पोज्ड ऑफ बाय द टैक्सपेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इन्होंने क्या बोला, लिमिट लगा दी कि कितना गेन आपका एग्जम्प्ट होगा, है ना, कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना, अनलिमिटेड थोड़ी ना है कि आपने स्मॉल स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पूरा की पूरा गेन एग्जम्प्ट करे, नहीं। तो इन्होंने लिमिट लगा दी, क्या बोले ये, कितना एग्जम्प्ट हो सकता है, मतलब लिमिट लगा दी ना इन्होंने, कितनी लगाई, द एग्रीगेट एनुअल गेन फॉर द विच टैक्सपेयर्स मे क्वालिफाई अंडर 1202 इज लिमिटेड टू द ग्रेटर ऑफ 10 million। तो 10 million आर 10 टाइम्स ऑफ द एडजस्टेड टैक्स बेसिस ऑफ द क्वालिफाइड स्टॉक। तो जो भी आपका क्वालिफाइड स्टॉक है उसका 10 टाइम्स, उसका जो भी एडजस्टेड बेसिस होगा उसका 10 टाइम्स। तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ग्रेटर होगा उतना ही हम क्या ले सकते हैं, गेन गेन को एग्जम्प्ट करा सकते हैं, है ना। तो अगर मान के चलो यहाँ का रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ का रिजल्ट निकल के आता है, सपोज दैट 15 मिलियन आता है, 20 मिलियन आता है, कितना आता है 20 बिलियन। तो 20 बिलियन आता है, तो अगर हम ऊपर वाले प्रोविजन में अप्लाइड करें, है ना, तो 50% कितना हो जाएगा, 10 मिलियन आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता है सी वाले पॉइंट में आता है तो 100% ही क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 20 बिलियन पूरा की पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, गेन फाइंड आउट कर रहे थे कि कितना क्वालिफाइड गेन माना जाएगा। रेट हमने ऊपर ही डिस्कशन कर लिया था, सेक्शन 1202 स्टॉक क्वालिफाइंग फॉर द 50% 70% एक्सक्लूजन आर द टैक्स एट 28%। तो 28% से ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर 100% वाले की बात नहीं करी, यहाँ पर 100% की बात नहीं करी, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है ना, तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर 100% नहीं लिखा हुआ। सेक्शन 1202 स्टॉक क्वालिफाई फॉर द 50%, यानी कि जो 50% एक्सक्लूजन है, 75% एक्सक्लूजन है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, उस पर 28% टैक्स लगेगा, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस पर 28% टैक्स लगना है, और जो पूरा ही की पूरा 100% एग्जम्प्ट है उस पर तो कुछ टैक्स लगना ही नहीं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा भी नहीं है। एमटी प्रेफरेंस एंड AMT preference is equal to the 7% of the excluded gain। तो जो भी गेन एक्सक्लूड हो रहा है, ध्यान रखना, उसको इन्होंने पूरा की पूरा एग्जम्प्ट नहीं करा, उसको इन्होंने AMT प्रेफरेंस में इंक्लूड कर दिया, यानी कि जो भी एग्जम्प्ट हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट 50% एक्सक्लूड हो रहा है, आपका टोटल गेन आ रहा था $10,000, उसका 50% एग्जम्प्ट हो गया $5,000, तो $5,000 पर आपको AMT देना पड़ेगा, है ना, उसको AMT प्रेफरेंस में इंक्लूड किया जाएगा। ये हमने AMT पढ़ा था ना, तब भी 1202 का रेफरेंस पढ़ा था। तो कितना AMT में इंक्लूड करेंगे, 7%, है ना, तो 5,000 का 7% कितना हो जाएगा, 5,000 का 7% आ जाएगा आई थिंक 350। तो 350 आप उसमें इंक्लूड कर दोगे एमटी प्रेफरेंस में। गेन रोल ओवर का मतलब होता है डेफर्ड, है ना, गेन को डेफर्ड कर देना। रोल ओवर का मतलब होता है डेफर्ड कर देना, मतलब आज टैक्सेबल नहीं होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। कब होगा, डेफर्ड हो सकता है क्या,
Individual are allowed to roll over the capital gain from the sale of 1202 stock if other small business stock is purchased within the 60 days after the date of sale. मतलब आपने देखो गेन कमाया है ना, आपने कोई स्मॉल बिजनेस का एक स्टॉक सेल कर दिया, तो उसका मान के चलो कि आपका जो भी टैक्सेबल पोर्शन था, एग्जम्प्टेड पोर्शन को हटा के जो टैक्सेबल पोर्शन है, क्या उसको भी रोल ओवर किया जा सकता है? क्या? हाँ, रोल ओवर किया जा सकता है। अगर आप किसी एनादर स्मॉल बिजनेस के स्टॉक परचेस कर लो, लेकिन कितने दिन में? विद इन 60 डेज। अगर आप विद इन 60 डेज में क्या कर लेते हो, एनादर स्मॉल बिजनेस के स्टॉक परचेस कर लेते हो, तो आपका जो टैक्सेबल गेन हो रहा था वो अब एग्जम्प्ट नहीं बोल रहा हूं, रोल ओवर हो जाएगा। रोल ओवर मतलब फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। द स्मॉल बिजनेस स्टॉक being sold must have been held for more than 6 months. द स्मॉल बिजनेस स्टॉक बिंग सोल्ड, जो आप स्टॉक सोल्ड कर रहे हो ना, वो एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ होल्ड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। द स्मॉल स्टॉक बिजनेस बिंग सोल्ड मस्ट हैव बीन हेल्ड फॉर मोर देन 6 मंथ, है ना, जो सेल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिस पर आपका गेन निकल के आ रहा था। द नॉर्मल रूल्स ऑफ नॉन टैक्सेबल एक्सचेंज अप्लाई टू द गेन बिंग डिफर्ड द बेसिस of the small business stock acquired and the holding period for the acquired the stock, है ना। तो जो आप नया वाला जो शेयर परचेस करोगे किसी अनदर क्वालिफाइंग का, तो उसके लिए आप पीरियड क्या मानोगे? होल्डिंग पीरियड। तो जो पुराने वाले का था होल्डिंग पीरियड, वहां से काउंट किया जाएगा, है ना, मतलब दोनों का होल्डिंग पीरियड मर्ज कर देंगे। तो हम ऐसा मान के चलेंगे ना कि ये ओरिजिनल जो हम सेल कर रहे हैं ना, वो कब परचेस किया था, उस डेट से इसका होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे। तो ऐसा मान लेंगे ना, ये भी तभी परचेज किया था। सेक्शन 1244, अभी 1202 पढ़ रहे थे, अब सेक्शन 1244 है ना, बहुत छोटा सा है। एन इंडिविजुअल में डिडक्ट एज एन ऑर्डिनरी लॉस a loss from the sale or exchange or from the worthlessness of the small business stock। मान के चलो ये जो स्मॉल बिजनेस स्टॉक है, इससे आपको लॉस होता है। अभी तो हमने गेन के बारे में बात करी, अगर लॉस हुआ तो यानी कि ये वर्थलेस हो गया है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में यहां पर हम इसको ऑर्डिनरी लॉस मान सकते हैं। वैसे है ये कैपिटल लॉस, लेकिन यहां पर टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, आप इसको ऑर्डिनरी लॉस ट्रीट कर सकते हो अंडर सेक्शन 1244। है कैपिटल लॉस, लेकिन आप क्या ट्रीट करोगे इसको? ऑर्डिनरी लॉस। और कितना ऑर्डिनरी लॉस मानोगे? द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल एज अ ऑर्डिनरी लॉस इज एनी 1 ईयर इज द $50,000। तो $50,000 तक का लॉस आप क्या मानोगे? ऑर्डिनरी मानोगे। इसके ऊपर होगा तो वो कैपिटल लॉस में आ जाएगा। अगर एमएफजे है तो फिर ये 50,000 की लिमिट डबल हो जाएगी, $1,00,000 हो जाएगी, है ना। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, 1244 से रिलेटेड और 1202 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, द ओरिजिनल ऑनर ऑफ Flex Plumbing Company stock paid $10,000 of his 10,100 shares. Stock in Flex Plumbing is a qualifying small business stock under section 1244. The stockholder also made a 2,000 contribution to the capital of Flex Plumbing for a total investment 12,000. He then sold the 100 shares for the 9,000. What is the amount and character of a loss that he can deduct on his return for the year of sale? अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे समझाना है ना, कि आपने अलग से कंट्रीब्यूशन किया है, उसके रेस्पेक्ट में कितना लॉस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अगर देखा जाए 1244 और 1202 का कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन, तो क्या बोलता है यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने शेयर परचेज कितने करे। द ओरिजिनल ऑनर ऑफ फ्लेक्स प्लम्बिंग कंपनी स्टॉक पेड $10,000 फॉर 100 शेयर। आपने 100 शेयर्स 10,000 में परचेज करें। स्टॉक इन फ्लेक्स प्लम्बिंग इज अ क्वालिफाइंग स्मॉल बिजनेस स्टॉक अंडर द सेक्शन 1244। द स्टॉक होल्डर also made 2,000 contribution to the capital of Flex Plumbing for the total investment। यहाँ पर स्टॉक नहीं मिल रहा है इस 2,000 के बदले में। हमने देखा ना पिछले कि अगर कंट्रीब्यूशन करे तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन स्टॉक नहीं मिल रहा,
तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट तो 12,000 माना जाएगा। 10,000 प्लस 2,000 टोटल कितना माना जाएगा, 12,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक, लेकिन इसका इंपैक्ट देखो लॉस के केस में क्या पड़ेगा। ही देन सोल्ड 100 शेयर्स फॉर 9,000, इसने जो 100 शेयर्स थे ना ये 9,000 में सेल कर दिए। अब कौन से वाले करें वो तो नहीं पता, क्योंकि एक ही तो थे। देखो 2,000 के अगेंस्ट में तो इसको कोई शेयर मिला नहीं है, तो इसके पास कितने थे, इसके पास 100 शेयर्स थे, इसने सेल कर दिए। कितने में सेल कर दिए, 9,000 में। कितने में शेयर परचेस करे थे देखा जाए तो 10,000 में। लेकिन अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 12,000 है, और 12,000 का इन्वेस्टमेंट इसने कितने में सेल कर दिया, 9,000 में सेल कर दिया, यानी कि $3,000 का लॉस। क्या हो रहा है, $3,000 का इसको लॉस हो गया। व्हाट इज द अमाउंट एंड द कैरेक्टर ऑफ द लॉस, ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट तो 3,000 है टोटल, कैरेक्टर ऑफ लॉस क्या मानोगे आप। व्हाट इज द अमाउंट एंड द कैरेक्टर ऑफ द लॉस दैट कैन बी डिडक्ट ऑन द हिज रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ सेल। तो यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल 3,000 का लॉस है, लेकिन अब इसमें से कितना ऑर्डिनरी लॉस मानोगे और कितना कैपिटल लॉस मानोगे, है ना। तो समझते जरा इस पॉइंट को। तो जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है अलग से, मतलब आपने ये जो 2,000 का जो कंट्रीब्यूशन किया अलग से, इसके रेस्पेक्ट में जो लॉस हो रहा है ना, वो लॉस आपका कौन सा लॉस माना जाएगा, कैपिटल लॉस, है ना। प्रपोर्शन निकालेंगे अभी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन किया था उसके रेस्पेक्ट में यहां पर ऑर्डिनरी लॉस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसको कैसा मिलेगा, कैपिटल लॉस मानेंगे। तो टोटल तो 3,000 का लॉस है। चलो यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने भी दिया हुआ यहाँ पर प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन। टोटल देखो आपको 3,000 का लॉस है, टोटल कितना है 3,000 का आपको लॉस है। ठीक, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, मतलब ये 3,000 का लॉस आपको जो हो रहा है वो कितनी वैल्यू पर हो रहा है, 3,000 पर हो रहा है, 12,000 पर हो रहा है। तो आपको किस वैल्यू पर लॉस निकालना है, आपको 10,000 पर लॉस निकालना है, क्योंकि यही आपका ऑर्डिनरी लॉस है ना। देखो ये 3,000 का लॉस आपको 12,000 पर हो रहा है, तो 10,000 पर कितना होगा ये निकाल लिया इन्होंने, 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो 2,500 क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, ऑर्डिनरी लॉस निकल के आ रहा है। रिमेनिंग लॉस क्या है आपका, कैपिटल लॉस, इसको भी आप प्रोपोर्शनेट करके निकाल लो। टोटल लॉस है 3,000, ये तो 12,000 पर है, तो 2,000 पर कितना वो हमने निकाल लिया 500 कैपिटल लॉस। ये किसका स्पेशल पॉइंट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिसंबर ऑफ द करंट ईयर एंजेला सोल्ड 20 शेयर ऑफ नीली कंपनी स्टॉक फॉर द 8,000 वैल्यू है। दिस वाज द क्वालिफाइड स्मॉल स्टॉक बिजनेस दैट ही बॉट, कितने कब बॉट किया था ये, 1995 में बॉट किया था, मतलब 50%। कौन सा है 50%, हर बेसिस इज द $2,000, व्हाट इज द टैक्सेबल गेन, कितने में सेल कर रही, 8,000 में, बेसिस क्या है 2,000, यानी कि 6,000 का गेन है, तो 6,000 का गेन पूरा टैक्सेबल होगा क्या, नहीं, उसमें से 50% ही टैक्सेबल होगा, यानी कि 50% एक्सक्लूजन है। तो 6,000 का 50% कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है, बहुत ही सिंपल उसका हो जाएगा। अब आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला आपको बहुत ओल्ड याद रखना है, ये बहुत पुराना है। अब ये नहीं देखना कि कब से एप्लीकेबल हुई थी स्कीम, आप ये एज्यूम कर ही लेना, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना वो ये पूछना चाह रहा है कि कितना एक्सक्लूजन होगा। तो यहाँ पर 50% वाली कैटेगरी आपकी फिट बैठ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे, ड्यूरिंग द करंट ईयर Mrs. Venture sold her interest in two small business corporations. Her loss on the corporation X stock was 1,20,000 and her loss on the corporation Y stock 20,000. मतलब इसने क्या करे, दो स्टॉक सेल करे, 120 का और एक है 20,000 का। टोटल लॉस कितना है इसका, 1,40,000। कितना है 1,40,000, पूरा की पूरा लॉस। मिसेस वेंचर फाइल अ ज्वाइंट विद हर हस्बैंड, मतलब ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रही है, ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रही है, तो टोटल 140 का लॉस है। इस 140 के लॉस में से हम $1,00,000 का लॉस क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी लॉस मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी लॉस मानेंगे। और 40,000 क्या हो जाएगा, 40,000 कैपिटल लॉस हो जाएगा, है ना। वो सिंपल सा था ये, है ना। सिंगल के केस में कितनी है 50,000 का ऑर्डिनरी लॉस मानते हैं, तो यहाँ पर तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल हो रहा है, मतलब डबल $1,00,000 का यहाँ पर क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी लॉस माना जाएगा। तो 140 का ऑर्डिनरी लॉस मानने से फायदा क्या होता है टैक्स पेयर का, ऑर्डिनरी इनकम रिड्यूस हो जाती है। ऑर्डिनरी इनकम पर है ना टैक्स ज्यादा लगता है, तो ऑर्डिनरी इनकम
कम करना प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है अगर देखा जाए तो टैक्स पेयर का। तो क्या चाहता है, उसकी ऑर्डिनरी इनकम कम हो, क्योंकि कैपिटल गेन जो है वो कम रेट से टैक्सेबल होता है। ये हमने कैपिटल गेन वाले टॉपिक में समझा भी था, कैपिटल गेन रेट वाले में। तो हर टैक्स पेयर क्या चाहता है, जनरली टैक्स पेयर ये चाहता है कि उसका जो इनकम हो वो कैपिटल गेन रेट से टैक्सेबल हो, है ना। तो यहाँ पर आपको तो फायदा मिल रहा है कि आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी इनकम रिड्यूस करने का मौका मिल रहा है। लॉस के रेस्पेक्ट में उल्टा करता है, वो चाहता है कि आपका ऑर्डिनरी इनकम रिड्यूस हो जाए, मतलब जो आपका लॉस हो रहा है ना, कैपिटल लॉस, उसको ट्रीट कर लिया जाए ऑर्डिनरी लॉस। तो ऑर्डिनरी लॉस ट्रीट करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से कम हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये टॉपिक का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नॉट मच रिलेवेंट, पढ़ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग 2019 Martha was issued 100 share of a qualifying small business stock for $40,000, ठीक। On June 30th 2020 Martha purchased additional share, तो उसके पास 100 शेयर ऑलरेडी थे, 40,000 में परचेज करे थे, 100 शेयर और परचेज कर लिए, additional 100 share of section 1244 stock from a retiring shareholder for 60,000 में बाई कर लिया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 40 प्लस 60 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया इसका। और 200 शेयर्स हेड टोटल बेसिस 1 लाख इसने भी दे दिया। ऑन जून 30 2021 शी लर्न दैट हर एंटायर इन्वेस्टमेंट हैड बिकम वर्थलेस। क्या हो गया है, वर्थलेस हो गया है। Martha filed a joint income tax return with her husband for 2021. How much could she claim as a ordinary loss or capital loss for 2021? तो कितना ordinary loss माने कितना capital loss माना जाए यहाँ पर। दो शेयर है यहाँ पर, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिनल ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिजिनल और ऑनर होना चाहिए शेयर का, है ना। मतलब ओरिजिनल ऑनर का मतलब होता है कि आपको शेयर कहां से परचेस करना है, आपको शेयर ऑर्गेनाइजेशन से परचेस करना है। यहां पर ये जो सेकेंड वाला जो परचेस हो रहा है, कहां से हो रहा है, रिटायरिंग शेयर होल्डर से। आप किसी दूसरे शेयर होल्डर से ये शेयर से परचेस कर रहे हो, नहीं। किससे परचेस करना चाहिए, ओरिजिनल ऑनर होना चाहिए, यानी कि कंपनी से डायरेक्ट परचेस होना चाहिए, वही क्वालिफाइड होता है। तो 40,000 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाएगा। 60,000 क्वालिफाइड नहीं होगा, तो 40,000 आपका ऑर्डिनरी लॉस माना जाएगा, और जो रिमेनिंग 60,000 है वो आपका कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। स्टडी यूनिट नंबर यहाँ पर स्टडी यूनिट 9 हमारी कंप्लीट हुई। कल हम स्टडी यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एवरीवन।